जी, आप जो थंबनेल देख के यहाँ पे आए बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने के लिए, क्लास 10th का बायो है और चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में से जैव प्रक्रम है। इन जैव प्रक्रम के बारे में लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव मतलब होता है लाइफ, प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस। इस जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस के बारे में आज टोटल चीज पढ़ेंगे। उनमें से पोषक तंत्र के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कितने नंबर का बायो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में। आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2027 में, उससे रिलेटेड टोटल चीज फैक्ट रहेगा और कितने नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और ये चैप्टर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये चैप्टर है क्लास 10th का। क्या है? क्लास 10th का साइंस है। क्लास 10th का साइंस है, बायो है। क्लास 10th में साइंस में 3 चैप्टर है, 3 बुक रहता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज हम लोग बायो के बारे में बात करेंगे। बायो में अध्याय 1 मतलब चैप्टर के 1 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो हम लोग का है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। और इसमें से जो टॉपिक है पोषण तंत्र, इसके बारे में बात करें। पोषण तंत्र का जैव प्रक्रम का पार्ट 1 मतलब फर्स्ट वीडियो है। इन सभी के ऊपर एक करके हम लोग बात करेंगे। आगे चल के बायो क्या होता है, बायो में कितने पार्ट होता है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बायोलॉजी किसको बोला जाता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ 10 से 15 फैक्ट, इतना अच्छा इमेजिन फैक्ट दिखाएंगे। हो सकता है आप सभी को नहीं भी पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। आप लोग क्या करना, आप लोगों को अपना नोटबुक और एक पेन साथ में रखना, ताकि नोट्स बनाते जाना। आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का बायो का क्वेश्चन जहां से भी पूछे, और ये भी हमेशा याद रखना बायो का क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है। जैसे साइंस 80 नंबर का पूछा जाता है, 80 में से बायो कितना पूछा जाता है। और दूसरी बात ये कि अब हम लोग का बोर्ड एग्जाम में डबल क्वेश्चन हो गया है। मतलब पहले क्या होता है 10 नंबर 10 क्वेश्चन, अब डबल क्वेश्चन मतलब 50 में से आप कलेक्ट करके चूज करके उसमें से जितना ऑब्जेक्टिव है, जैसे 25 बनाना है तो 25 बनाना, 50 में 100 में से 50 बनाना है, तो डबल क्वेश्चन कर दिया। उसमें से इसमें ये फायदा होगा, अगर आप बायो को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसमें अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। अब आगे चल के हम लोग बात करेंगे कुछ इमेजिंग फैक्ट के बारे में। इनमें से जैव प्रक्रम हो गया, स्वपोषण और प्रपोषण। अब एक एक करके हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इमेजिंग फैक्ट के बारे में। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कुछ भी इधर उधर माइंड नहीं लगाना। नोटबुक और एक पेन साथ में रखना है, अपना नोट्स बनाते जाना साथ में। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा क्या इमेजिंग फैक्ट है। अब देखो, पहला जो इमेजिंग फैक्ट है हम लोग का, हमारा क्या है, हमारा दिमाग सोते समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। क्या बोला क्वेश्चन में? हमारा जो माइंड होता है सोते समय, जब हम लोग सोते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये एक बच्चे सो रहे हैं, इस बच्चे का जो माइंड या किसी का भी माइंड सोने के टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इनमें से कुछ फैक्ट भी नीचे दिया गया है, इस फैक्ट के बारे में जान लेते। हो सकता है बहुत से आप सभी को पता भी नहीं होगा इन फैक्ट के बारे में। अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, हमारा दिमाग सोते समय सबसे ज्यादा एक्टिव मतलब ज्यादा काम करता है। फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। पहला अगर फैक्ट के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, याददाश्त मजबूत करता है। सोते समय दिमाग दिन भर की जानकारी को याद करता है। क्या बोल रहा है, हम लोग का जो माइंड जब हम लोग सोते हैं, दिन भर की जो एक्टिविटी, जो भी काम करते हैं, कहीं खेलने गए, कहीं पढ़ने गए, कभी दोस्तों से बात जो भी कर रहे हैं, आप सभी एक चीज ध्यान में रखे होंगे, अपने जब आप खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं या अपने क्लासरूम में दोस्तों से बात करते रहते हैं दिन भर, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी सोते टाइम आप सोने के ही दरमियान क्या होता है कि अपने दोस्तों से जो बात कर रहे थे वही बात हम सोने के टाइम बोल रहे हैं। वो चीज आपको नहीं पता होगा। कभी कभी माँ बाप भी बोलते हैं तुम सोते सोते क्या क्या बोलते रहते, दोस्त को बुला रहे थे, किसी का नाम बोल रहे थे। आप ये चीज गौर किए होंगे अपने घर में, मम्मी पापा भी बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, याददाश्त
याददाश्त मजबूत करता है, सोते समय दिमाग दिन भर की जानकारी को याद करता है। क्या बोलता है, जब बच्चे सोते हैं दिन भर की जानकारी को ये याद करता है। दूसरा, ये फैक्ट में क्या दिया है, सीखने की क्षमता बढ़ता है। आदमी का या किसी बच्चे का जितनी अच्छी नींद होगा उसकी सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता इसका धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को अच्छी नींद होना चाहिए। बच्चों की या बड़ों की बोला जाता है अच्छी नींद 8 से 9 घंटा होना चाहिए। 8 आवर्स तो जो डेली जरूरी रहना चाहिए सोने का। नई चीजें सीखने और समझने की क्षमता में सुधार होता है। जितना माइंड आपका जब संतुलन रहेगा, माइंड अगर शांत रहेगा, सीखने और समझने की क्षमता बढ़ जाता है। जैसे कि आपको अगर किसी तरह का टेंशन हो जाता है, जैसे ही टेंशन होगा ना आपको किसी चीज का याद होगा। अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड एग्जाम का, उसमें क्या होगा, स्ट्रेस होता है, माइंड में कुछ भी याद नहीं रहता है। जितना क्वेश्चन बना पढ़ रहे हैं वो भी क्वेश्चन भूल जा रहे हैं शाम तक। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ता है। हम लोग का जो क्रिएटिविटी रहता है, रचनात्मक सोच, नए विचार आने में मदद करता है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने की सोच पैदा होता है कि ये कर लेंगे, ये बना देंगे, कुछ अलग चीज। आप लोग अपने क्लासरूम में भी देखते हैं कुछ बच्चे अलग क्रिएटिविटी करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कॉमेडी करके हंसाते हैं, कुछ ऐसा हैंडराइटिंग या इस तरह हैंडराइटिंग अच्छी होती है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कैसे इसका हैंडराइटिंग, तो अलग अलग क्रिएटिविटी तैयार होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे समस्याओं का समाधान करता है। दिमाग सोते समय समस्याओं को हल खोजता है। क्या खोजता है, हल खोजता है। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, मूड को बेहतर बनाता है। क्या बोल रहा है, मूड को बेहतर बनाता है और अच्छी नींद मानसिक तनाव को कम करके खुश रहने में मदद करता है। आप जब अच्छी नींद लेंगे मानसिक तनाव कम होता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सबसे फैक्ट वाली बात यह है, अच्छी नींद हम लोग को तेज दिमाग और बेहतर जीवन देता है। अच्छी नींद क्या करता है, तेज दिमाग और बेहतर। ये फैक्ट 1 हुआ है, इमेजिंग फैक्ट 1। अब नेक्स्ट फैक्ट की अगर बारे में बात करें हम लोग, एकदम अच्छे तरीके से देखना है, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आप लोग को। नेक्स्ट फैक्ट है मेरे भाई, मानव शरीर। क्या बोल रहा है, मानव शरीर में कान, ये जो कान हम लोग का दिख रहा है इसको कान बोला जाता है। कान और नाक, ये जो नाक दिख रहा है, नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है हम लोग का शरीर का जो कान है और नाक है ये कभी भी बढ़ना बंद नहीं होता। बढ़ने का मतलब ये क्या, पूरे बुढ़ापे तक जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक ये बढ़ते रहता है। अब माइंड में ये भी होता है कब तक बढ़ता रहता है, बहुत बड़ा क्यों नहीं हो जाता। ऐसा ऐसा पार्ट में बढ़ता है कि छोटा छोटा, ताकि पता भी नहीं चले और जीवन चलते रहे। समझ गए, ये हमेशा बहुत सारे बच्चों को याद पता भी नहीं होगा, इसलिए नोट डाउन करते रहना है अपनी कॉपी में। मानव शरीर में कान और नाक कभी भी बढ़ना नहीं बंद करता है। ये जो कान दिख रहा है, ये कान और ये जो नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं करता है। क्लियर हो गया। अब अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें हम लोग, यहां पे एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। मनुष्य, क्या बोल रहा है, मनुष्य के हाथ की 50%, मनुष्य के जो हाथ दिख रहा है इसमें से बोल रहा है 50% ताकत उसकी कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब ये छोटी उंगली होता है। जो क्या बोलते हैं हम लोग गांव में, इसका नाम कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। इस उंगली को गांव सब में क्या बोलता है, कनिष्ठ छोटी उंगली से आती है। क्या होता है, 50% जो होता है हम लोग के ये छोटी उंगली से ताकत होता है। वो कैसे ताकत होता है ये भी आप सभी को एक एक करके बताएंगे। ये उंगली सबसे लास्ट में हम लोग का कनिष्ठ मतलब छोटी उंगली, ये वाली उंगली को छोटी उंगली बोला जाता है, कनिष्ठ उंगली। अब यहां पे देखते हैं कनिष्ठ उंगली के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहां दिया गया है। हमारी कनिष्ठ उंगली हाथ को संतुलन देती है। हाथ को क्या बोलता है, संतुलन देता है और पकड़ मजबूत बनाती है। जैसे हम लोग कोई भी चीज पकड़ते हैं, जैसे एक बोतल पकड़े हम लोग, यहां से थोड़ा सा लगता है अनबैलेंस हो रहा है, जैसे ये कनिष्ठ उंगली पकड़े तो लगता है ये पूरा हम लोग बैलेंसिंग में कंफर्टेबल फील करें। जैसे ये छोड़ते हैं तो लगता है ये गिर जाएगा। इसी को ये क्या करता है, भूमिका देता है, ये हम लोग को क्या करता है, मजबूत पकड़ बनाती है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे,
यह उंगली मुड़ने, पकड़ने और सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मुड़ने, क्या बोल रहा है, मोड़ने और पकड़ने और सहारा देने में अच्छा भूमिका है। ये पकड़ लिए, अगर इसी को मोड़ते हैं, किसी चीज को ऐसे करके मोड़ते हैं, तो ये जो कनिष्ठ उंगली है ये 50% हम लोग को क्या करते हैं, ताकत देते हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो है, इसलिए हाथ की शक्ति में इसका योगदान 50% रहता है। कितना प्रतिशत रहता है इसका, हाथ की उंगली में अगर बात करें, इसका कितना प्रतिशत रहता है, 50% इसका ताकत रहता है। कितना, 50%। अगर ये उंगली नहीं रहेगा, बहुत सारे चीज आप नहीं उठा पाएंगे। अगर किसी से झगड़ते भी हैं, जैसे इससे ऐसे साइड बांध के मारते हैं, तो उसका आपका बैलेंसिंग कम हो जाता है अगर ये कनिष्ठ उंगली नहीं रहती। तो ये तो छोटी मोटी बात होगी लेकिन मारपीट का, लेकिन इसको ध्यान में रखना हमेशा आप सभी को। कनिष्ठ उंगली के बारे में आपको नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में, पेपर पेन पेंसिल रख लीजिए। अगर बात करेंगे फैक्ट नेक्स्ट के बारे में, इस फैक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से थोड़ा देखना है। फैक्ट, इस फैक्ट में क्या है, अत्यधिक, क्या पूछ रहा है, अत्यधिक भूखमरी के मामलों में मस्तिष्क खुद को खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक जब हम लोग भूखे रहते हैं, जैसे कि होता है कि जब हम खाना लेट से खाते हैं, सही समय पर सुबह नाश्ता नहीं करते, दोपहर में खाना नहीं करते, रात का भी खाना नहीं करते हैं, हो सकता है कभी भी दिन भर भूखे होकर 10 बजे रात में खाना खाते हैं, उसमें क्या करता है, अत्यधिक भूखमरी मतलब भूखा रहने पे मस्तिष्क, हम लोग का जो मस्तिष्क, ये जो दिख रहा है मस्तिष्क, यहाँ पे हमेशा ध्यान से थोड़ा सा देखना है। ये मस्तिष्क जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मस्तिष्क जो दिख रहा है हम लोग का, खुद को खाना शुरू कर देता है। इसी वजह से अब अगर आप भूखा रहते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है। क्या होता है, छोटा। इसलिए हमेशा याद रखना, खाना सही समय पे खाना, पढ़ाई के दौरान भूखे नहीं रहना, खाना रिलैक्स होकर खाना, सही समय पे खाना, इसलिए टाइम पे खाना जरूरी है। क्लियर हो गया ये बात, और सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट फैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखना और नोट डाउन भी करते जाना। ये क्वेश्चन भी क्या कहा जा रहा है, जन्म से, क्या बोल रहा है, जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर में हड्डियों से कम होकर 206 ही रह जाती है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम हड्डी बच्चे के बॉडी में रहते हैं 300 हड्डी। जब ये लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु तक लास्ट हो जाता है, एकदम बूढ़ा हो जाता है, तो उसका हड्डी क्या हो जाता है, 206 रह जाती है। इसमें कब कितना हड्डी रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया, एकदम ध्यान से थोड़ा सा यहां देखना है। ये शिशु अवस्था है, जब बच्चे छोटे हैं, क्या ये शिशु अवस्था है। जब बच्चे छोटे हैं तो जन्म से 1 वर्ष लगभग 300 हड्डी रहता है। कितना रहता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक लगभग कितना हड्डी, 300 हड्डियां रहती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था इसको बोला जाता है 1 से लेकर 12 साल तक। क्या बोला जाता है, 1 से लेकर 12 साल तक जब बच्चे रहते हैं, उसमें हड्डी लगभग 250 हड्डी रहता है, 250, कितना, 250 हड्डियां रहता है। क्लियर हो गया। अब किशोरा अवस्था की अगर हम बात करें, यहाँ पे 12 से 18 वर्ष, क्या है, 12 से 18 वर्ष, इसमें लगभग 228 हड्डियां रहता है। कितना, 228 हड्डियां रहता है। वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था उसको बोला जाता है जो 18 से लेकर बुढ़ापे तक चलते रहता है, उसको वयस्क अवस्था बोला जाता है। उसमें हड्डी लास्ट बचता है 206 हड्डी। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इस तरह फिगर बनाना चाहते हैं, फिगर भी बना सकते हैं, ताकि उसमें से फिगर कैसे बनाना, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था जब बच्चे थोड़ा बड़ा, किशोर अवस्था जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, वयस्क अवस्था जब 18 प्लस हो जाता है,
फिगर बना भी सकते हैं या तो नहीं भी बना सकते, इस तरह बना के रख सकते हैं आप। इस तरह क्या करना है याद रखने के लिए, ठीक है, हाथ पैर दिलाना छोटा छोटा, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब आगे नीचे चले, नेक्स्ट इमेजिंग फैक्ट क्या है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से यहां पे देखना है, कॉपी में हमेशा नोट डाउन करते रहना भाई। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहां पे, मानव क्या पूछ रहा है, मानव जो हम लोग मानव है, मानव शरीर सबसे मजबूत, क्या पूछ रहा है, मानव शरीर सबसे मजबूत मांसपेशी है। मानव शरीर जो होता है सबसे मजबूत मांसपेशी, मांस मतलब मांस होता है, जैसे मांसपेशी है, और जबड़ा मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, मानव का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है, जीभ। क्या है, मानव का जो मांसपेशी है, मांस का जो बना हम लोग को बॉडी वॉडी, मानव का सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ। क्लियर हो गया। अब उन्हीं में से जबड़ा मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी, जबड़ा किसको बोला जाता है, ये नीचे वाले को, ये यहां से यहां पे, ये वाला ऊपर नीचे नहीं होता है, ऊपर वाला ये जो जबड़ा जो दिख रहा है यहां पे, ये जबड़ा ये सबसे मजबूत होता है। क्या होता है, ये जबड़ा हड्डी नीचे का सबसे मजबूत होता है। ये जो मांस है जीभ, ये भी सबसे मजबूत होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, यहां पे देख सकते हैं औसतन, क्या पूछा जा रहा है, औसतन मतलब एवरेज, हमारा हृदय प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 70 से 72 बार प्रतिदिन, जो हम लोग का हृदय जो धड़कता है, ये बोल रहा है प्रति मिनट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, पंप कर रहा है। क्लियर हो गया। और प्रतिदिन 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बार, एक दिन में कितना, 1 लाख बार प्रति वर्ष 3 करोड़ 60 लाख, ऐसे काउंट कर लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 60 लाख बार एक वर्ष में क्या करता है, पंप करता है, मतलब धड़कता है। तथा यहां पे देख सकते हैं, तथा संपूर्ण जीवन काल, क्या बोल रहा है, संपूर्ण जीवन काल, पूरे जीवन काल जब तक हम लोग का मृत्यु नहीं हो जाता, 2.5 अरब बार धड़कता है। कितना, 2.5 अरब बार। यहां पे जो देख रहे हैं हम लोग का जो हार्ट रहता है, जो हृदय रहता है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में, इधर राइट इधर लेफ्ट, लेफ्ट साइड में रहता है, और हृदय बाहर निकलने के बाद भी धड़कता है कुछ देर तक। अगर नीचे चलते हैं आप, नेक्स्ट इमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं, अच्छे से थोड़ा देखना है, ठीक है मेरे भाई। अरे भाई देखो, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना, लगभग 50 लाख बाल होते हैं। कितना बाल होते हैं मनुष्य के शरीर में, लगभग कितना बाल होते हैं, 50 लाख। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग के शरीर में, मानव के शरीर में जितने आसमान में तारे हैं उतने ही बाल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग में के मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर चले हम लोग नीचे, नेक्स्ट फैक्ट है, जीवन के उत्पत्ति के समय, जब हम लोग का जीवन उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। अब ये बोला जा रहा है कि जब मानव का जीवन उत्पत्ति हुआ, जब उत्पन्न हुआ था, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, अगर था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। क्लियर, कैसे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्ट जो है,
नेक्स्ट फैक्ट क्या है, हृदय क्या है, हृदय शरीर के बाहर निकलकर भी धड़कता रहता है। जो हृदय, मानव का जो हृदय होता है बाहर निकल के भी धड़कता, पंप करते रहता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे चलिए अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल फैक्ट जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे फैक्ट जो था, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करता है। हृदय शरीर के बाहर निकलकर भी धड़कता है। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, एनसीईआरटी, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है ये टोटल जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। एकदम यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये टोटल जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। क्या रहेगा? एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। इसमें से कितने चैप्टर का पूछा जाएगा क्वेश्चन और कितना टॉपिक रहेगा, टोटल कितना चैप्टर है, ये भी थोड़ा सा जान लेना। इसको लिखना अपने कॉपी में बहुत जरूरी है, कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर उधर की वीडियो देख के कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, कोई दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया। सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ना है और कौन सा टॉपिक इसमें से पढ़ना है, ये टोटल अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब कौन सा चैप्टर है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का है जैव प्रक्रम, जो आप थंबनेल में देखे होंगे, ये जैव प्रक्रम। ये जीव जगत का मतलब भी होता है, जीव का मतलब जैव, जैव जगत का मतलब प्रक्रम, जैव प्रक्रम। इंग्लिश की अगर बात करें यहाँ पे, इसका मतलब होता है लाइफ, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। अब इनमें से कितने चैप्टर हैं? अगर ये टोटल मिला के अगर ये बात करें, ये टोटल एक चैप्टर है। कितना? एक चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, ये एक चैप्टर है जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर की बात करें जनन। फिर चौथा अनुवांशिकता तथा जैव विविध। पांचवा की बात करें तो हमारा पर्यावरण। ये पांचवा। लेकिन सभी को माइंड में क्या लग रहा है? टोटल 800 यहाँ दिखाई दे रहा है, 8। उनमें से ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इनमें से अलग अलग टॉपिक को थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड किया है ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। सबसे पहला टॉपिक है जो पोषण है, फिर श्वसन है, फिर परिवहन है, उत्सर्जन। ये टोटल जो 4 दिख रहा है चैप्टर, ये 4 का मिला के ये एक चैप्टर है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितने नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का ये दीर्घ उत्तरी पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें सिलेबस में, और बायो से टोटल कितना क्वेश्चन हो जाता है। अब तो क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है डबल क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल में से आप सेलेक्ट करके जो इजी लग रहा है उसको चूज करके आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा था 28 में आपको सेलेक्ट करके बनाना होता है, 28 हो गया। फिर लघु उत्तरी हो गया। लघु उत्तरी मतलब टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 4, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 4 दूनी 8 नंबर का हो जाएगा। क्लियर। फिर दीर्घ उत्तरी सिर्फ 1 पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर का? तो 5 का। क्लियर। कुल अंक की अगर बात करें तो 41 नंबर का सिर्फ बायो से क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो 20 में से किसी को 19, किसी को 18, किसी को 17 मिल ही जाता है बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास 10th में, तो टोटल हो गया 60। आपको 60 नंबर सिर्फ बायो पढ़ के लाना है, बाकी बात इधर 100% फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ। क्लियर हो गया। ये सारी चीज तो बात हुआ एनसीईआरटी बेस रहेगा, सिलेबस भी क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं बायो के बारे में। बायो किसको बोला जाता है ये थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर बायो की अगर बात करें, यहां पे बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। किया। अब इसी को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो बायोस होता है, एक होता है बायोस, एक होता है लोगोस। क्या होता है? लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। क्या होता है मेरे बच्चे? बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है?
स्टडी। क्या होता है लोगोस का मतलब स्टडी। लाइफ का मतलब हिंदी हो गया, हिंदी, सॉरी, लाइफ का हिंदी क्या हो गया जीवन, और स्टडीज का हिंदी क्या हो गया अध्ययन। क्या हो गया अध्ययन। इसका बायोलॉजी का मतलब ये हो गया, बायो से लोग जीव विज्ञान का अध्ययन। क्लियर हो गया। यहां पे लिख देते हैं जीव विज्ञान का अध्ययन। क्लियर हो गया। ये तो बायोलॉजी हो गया। अगर बायोलॉजी में अगर और बात करें यहाँ पे लाइफ के बारे में, किसके बारे में, बायोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पे लाइफ मतलब जीवन, इसमें से क्या क्या पढ़ा जाएगा लाइफ में, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। जीवन में एक पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में, जंतु हो गया, जंतु एनिमल हो गया। दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग पेड़ के बारे में, जिसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। क्लियर हो गया। लाइफ में किसके बारे में पढ़ेंगे, एक जंतु के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे पेड़ के बारे में, मतलब पेड़ पौधे के बारे में। एक चीज और क्लियर कर देते हैं जहां पे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। क्या होता है जीव विज्ञान। क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे तरीके से देखना है। इनमें से अगर बात करें बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है जूलॉजी, क्या होता है एक होता है जूलॉजी, क्या होता है जूलॉजी, एक होता है बोटेनी। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना मेरे भाई। जूलॉजी का मतलब होता है, जूलॉजी में किसा जू, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारा जू और बोटनी में कंफ्यूज करते हैं बच्चे। कैसे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे ध्यान देना। ये जू का मतलब होता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। क्या होता है, क्या होता है जू का मतलब जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होता है बहुत सारे जानवर रहते हैं, इसका मतलब इसमें जानवर के बारे में पढ़ाई किया जाएगा। जूलॉजी का मतलब जंतु। क्या होता है, या एनिमल लिख सकते हैं, एनिमल मतलब जंतु। क्लियर हो गया जूलॉजी का मतलब, इसमें अध्ययन किया जाएगा स्टडी। बॉटनी का मतलब होता है बोटेनी, इसमें पेड़ पौधे के बारे में, मतलब प्लांट, प्लांट का मतलब पौधे। क्लियर। अब इससे मतलब ये हो गया बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान का अध्ययन, और बोटनी में किसका, ये पौधे का अध्ययन। ठीक है। अब यहाँ पे इसका हिंदी अगर बात करें तो यहाँ पे जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है जंतु विज्ञान। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी की क्या होता है मेरे भाई, पेड़ पौधे विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान होता है। क्या होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है वनस्पति विज्ञान। ये क्लियर हो गया। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, वनस्पति का मतलब वनस्पति, सॉरी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पे इसमें जूलॉजी में इसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जंतु विज्ञान का अध्ययन, जंतु विज्ञान का अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई। क्या होता है पढ़ाई। क्लियर हो गया। अब यहां पे लिखेंगे बॉटनी में क्या, पेड़ पौधे का मतलब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन।
क्लियर अध्ययन यहाँ पे याद लिख देना फिर अच्छे से। इसमें क्या होगा, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान का अध्ययन, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एक चीज और। अगर कोई पूछे यहाँ पे क्वेश्चन, अगर कोई पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ, एकदम ध्यान से, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, मतलब जीव विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, जीव विज्ञान के पिता। आंसर देना आप सभी को कमेंट बॉक्स में। अगर दूसरा अगर कोई पूछे यहाँ पे कि जूलॉजी, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के पिता। क्या पूछ रहा है, जंतु विज्ञान के पिता। लास्ट क्वेश्चन है बोटनी, फादर ऑफ बोटनी। लास्ट क्या है, फादर ऑफ बोटनी। ठीक है। अगर यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, जीव विज्ञान के पिता, अरस्तु को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरस्तु। किसको बोला जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही बोला जाता है। ये इंग्लिश दोनों है तो इसका अरस्तु ही होगा। क्लियर हो गया। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, मतलब जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु और जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, फादर ऑफ बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं अपने नोट डाउन करके, कॉपी में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह भी क्लियर। ये तो नीचे हो सकता है कंटेंट बनाया गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चीज बनाया गया होगा। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा सा 1 मिनट रुक के ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। बायोलॉजी हो गया, एकदम अच्छे तरह से नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं जंतु विज्ञान का अध्ययन, पौधे के जीवन का अध्ययन। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक था आज का, जो चैप्टर था वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। एकदम अच्छे तरीके से देखना है, माइंड को यहाँ पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातें को नहीं सोचना है पढ़ाई के दौरान। चलिए देखना, जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से यहाँ पे सुनना है। यहाँ पे क्या लिखा है, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब लाइफ होता है, जो हम लोग का जिंदगी है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। जैव प्रक्रम का मतलब ही होता है किसी, हम अपने जीवन को जीने के लिए जो जो चीज करते हैं उसी को जैव प्रक्रम बोले। जैसे हम लोग को जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, भोजन करते हैं, जैसे सोते हैं, जो भी चीज हम लोग का डेली लाइफ से रिलेटेड है वो उसी प्रक्रिया में जब आता है तो उसी को जैव प्रक्रम कहता है। अपनी भाषा में अगर बात करेंगे, जो भी चीज हम लोग अपने बॉडी में करते यूज करते हैं, खाना पीना, रहना, उठना, दौड़ना, पढ़ना लिखना, जो भी यूजेस हम लोग का हम लोग की बॉडी में आ रहा है उसी को जैव प्रक्रम बोला जाता है। इसका डिफिनेशन भी दिया गया है, एकदम अच्छे तरीके से देखना और लिखना भी। जैव प्रक्रम क्या है, यहाँ पे
जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस। जैव का मतलब लाइफ, प्रक्रम मतलब प्रोसेस का अर्थ है वे सभी आवश्यक क्रियाएं। क्या बोल रहा है? वे सभी आवश्यक क्रियाएं जो जीवित प्राणी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करते हैं। वो जितने भी जीवित प्राणी हैं अपने जीवन को जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम। क्लियर हो गया यहां तक जैव प्रक्रम का? अब यहां पे देखते हैं जैव प्रक्रम के मुख्य पार्ट। अब उदाहरण के लिए जैव प्रक्रम की अगर बात करें, यहां पे ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण में जैसे है, उदाहरण एग्जांपल, खाना खाना, ये पोषण है। अभी जस्ट हम लोग जो थंबनेल जो देखे थे पोषण तंत्र के बारे में, यही खाना खाना है। सांस लेना मतलब श्वसन, जो सांस लेते हैं। फिर क्या है? खून का शरीर में संचार मतलब परिवहन। परिवहन का इंग्लिश भी होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आप लोग तो जानते हैं, ट्रांसपोर्ट, इधर ट्रांसपोर्टिंग हो रहा कोई भी चीज, तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है परिवहन। मतलब हम लोग का जो बॉडी का खून ऊपर से नीचे या अपनी बॉडी सर्कुलेट करते रहता बॉडी में, उसी को शरीर का खून का संचार। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, उत्सर्जन, जो भी खाते हैं हम लोग बाद में जो सुबह जाके निकालते हैं उसी को बोला जाता है उत्सर्जन। क्लियर हो गया? ये सभी क्रियाएं हमें जीवित रखती है। उत्सर्जन क्लियर हो गया ना? अब एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करना है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार। जैव प्रक्रम के आपको बताए थे 4 प्रकार होता है, वो अलग अलग टॉपिक करके बनाया गया है। सबसे पहले है पोषण। क्या है यहां पे? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले पोषण है। क्या है? पोषण। अच्छे तरीके से यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहले यहां पे है हम लोग का पोषण। क्या है? पोषण का मतलब न्यूट्रिशन। क्या होता है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन, भोजन प्राप्त करना। क्या है? भोजन प्राप्त करना, उसे पचाना और शरीर में उसका उपयोग करना, उसी को बोला जाता है पोषण। पोषण क्लियर? फिर से एक बार क्लियर करते हैं। भोजन को प्राप्त करना, जब हम भोजन खाते हैं, उसे पचाना, जब हमारे बॉडी में जाता है उसको पचाते हैं, और शरीर में उसका उपयोग करते हैं। कोई भी खाना जब खाते हैं तो हम लोग को बॉडी एनर्जी आता है, ताकि आप भूखे रहेंगे तो कमजोर फील करेंगे। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको बॉडी में एनर्जी आता है, तो उसका उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पौधा दिया गया है, पौधा कैसे खाना बनाता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया। प्रकाश संश्लेषण कहां से? सूर्य से आता है, जल से, फिर मिट्टी से, खनिज लवण से। इन सभी चीजों से पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। उदाहरण दिया है, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वही बोला, सूर्य के प्रकाश से और जल से, जो पानी, जो मिट्टी, खनिज लवण है, उसी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। नीचे अगर बात करें, यहाँ पे इसके श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे श्वसन की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या है? श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। क्या बोल रहा है? हम लोग को जो बॉडी में जो भोजन जाता है उससे जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को बोला जाता है श्वसन। एक श्वसन अलग है जो हम लोग सांस लेते हैं, ये श्वसन अलग है जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है श्वसन। जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जैसे हम लोग पीते हैं, भोजन हो गया, O2 क्या? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऊर्जा, ये टोटल मिला के हम लोग को ऊर्जा देता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जैसे हम लोग ये करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। उदाहरण के लिए हम सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन शरीर में जाता है और ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे खड़े हैं, जैसे कभी कभी सांस रुक जाता है, जैसे ऐसे करके सांस लेंगे तो हम लोग को फील होता है कि हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? परिवहन के बारे में।
ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। भोजन क्या है? भोजन, ऑक्सीजन, जल। भोजन मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, जल जो हम लोग पीते हैं, जैसे यहाँ पे जल हो, जल से हम लोग पानी पीते हैं, जल हुआ। आदि का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना। क्या बोल रहा है? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना। जैसे हम लोग पानी पिए अभी, तो बॉडी क्या से यहां से पिए पानी तो हम लोग को पेट में जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना को ही परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उदाहरण, हमारे शरीर में रक्त, रक्त मतलब खून, जो ब्लड होता है, भोजन और ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। क्या बोल रहे हैं? हमारे शरीर में रक्त, भोजन और ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है, उसी को परिवहन बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब उत्सर्जन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या बोला था? उत्सर्जन। शरीर में बने अवशिष्ट पदार्थ, क्या बोला था? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर में जो हम लोग को बॉडी जैसे खाना खाते हैं, जब पच जाता है उसी को अपशिष्ट पदार्थ बोलता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब, उदाहरण जैसे हम लोग पानी पीते हैं जब पानी पीते हैं, पानी के द्वारा हम पेशाब करते हैं, तो क्या अपशिष्ट पदार्थ ही निकलता है, मतलब गंदे पानी निकलते हैं। हम मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे बाथरूम जाते हैं, तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं सुबह सुबह जाके। अब नीचे जाके थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक श्वसन होता है, एक श्वसन होता है। एक श्वसन होता है ब्रेथिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं, क्लियर? केवल सांस लेना और छोड़ना, ये श्वसन है। एक श्वसन होता है, हो सकता है स्पेलिंग हिंदी का सेम ही रहे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट, इसमें तालब से दंश है। रेस्पिरेशन, कोशिकाओं में भोजन से ऊर्जा प्राप्त, क्या बोल रहा है? श्वसन एक है, रेस्पिरेशन। कोशिकाओं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन बोल रहे थे, रेस्पिरेशन जिसको इंग्लिश में बोला है। अब लास्ट यहां पे देखते हैं, ये सभी जैव प्रक्रम मिलकर हमारे जीवन को संचालित और सुरक्षित रखते हैं। यहां तक हो गया हम लोग को जैव प्रक्रम के बारे में। आज तो इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो हम लोग अच्छे तरीके से आराम से बात करेंगे, इत्मीनान से। जैव प्रक्रम तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, ये तो पार्ट 1 वीडियो है, क्या है? पार्ट 1 वाली। ये सभी को क्या करना, अगर वीडियो नहीं देखें तो एक बार फिर से रिपीट, कॉपी कलम निकालना है, अपने नोट डाउन कॉपी में करते जाना, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, और फर्स्ट डिवीजन तो 100% हो सकते हैं। एक एक करके अच्छे से, इतना अच्छा कंटेंट शायद कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए इसको, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।